हेलो एवरीवन। आज हम लेकर आए हैं नई वीडियो जो हमारे जीएसटी विषय से संबंधित रहेगी, क्योंकि जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। ये टैक्स से रिलेटेड सिलेबस बना हुआ है जो ज़्यादातर कॉमर्स में, बीकॉम में, एमकॉम में, बीबीए और एमबीए में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है जो जीएसटी से रिलेटेड है। तो आज हम बात करेंगे जीएसटी से पहले हम ये समझेंगे कि टैक्सेस कितने तरीके के होते हैं, जैसे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये वीडियो हमारा रहेगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड, कि डायरेक्ट टैक्सेस क्या हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हैं, यानी प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर क्या क्या हैं, उनके क्या फ़ायदे नुकसान हैं, क्या उनके फीचर्स हैं, क्या विशेषताएं हैं, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। पहले हम टैक्स समझ लेते हैं कि टैक्स क्या होता है। कर, जिसे हिंदी में हम कर कहते हैं, वो क्या होता है। तो समझने की बात है, कर जो है वो हमारा पूरी दुनिया में 5000 अधिक वर्षों से एक हिस्सा रहा है। पुराने राजा और महाराज भी, जो पुराने राज्य घराने होते थे, वो भी कर लगाते थे। जैसे हम लगान कहते हैं, वो भी एक कर है। लगान आपने सुना ही होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो सरकारें होती हैं या जो राज्य होते थे पुराने ज़माने में, वो नागरिकों से कर वसूल करा करते थे। और इसके द्वारा जब ये कर आता है सरकार के पास, कर का मतलब जो पैसे उसके पास इकट्ठे हो रहे हैं, वो अपने नागरिकों को उससे वो सुविधाएं प्रदान करते हैं जो जनरली एक आम नागरिक को नहीं मिल पाती। तो सरकारें, क्योंकि ज़्यादा उत्पाद तो बेचती नहीं है, कुछ कंपनियां होती हैं गवर्नमेंट की भी, लेकिन इतनी कंपनियां नहीं होती कि इतने लाखों करोड़ों रुपए उनको मिल जाएं। इसलिए एक ये तरीका है कर लगाने का, जिससे कि सरकार के पास पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और उस पैसे से सरकार अपनी आम जनता को, अपने नागरिकों को बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करती हैं। अब कर जो होगा आपको, उसका सरकार कहाँ यूज़ करेगी। जैसे आप जिला अस्पताल में जाते हैं, वहाँ पर फ्री में आपको दवाइयाँ मिलती हैं, डॉक्टर आपको देखते हैं, बीमार हो जाते हैं तो आप सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, तो वो फ्री में ही होता है आपकी सर्विस। तो सरकार जिला अस्पतालों पर खर्च करती है। और आपके समझ लीजिए कि सड़कें बनती हैं, बड़े बड़े बांध नदियों पे बनते हैं, तो ये सब चीज़ें, सुविधाएं हमें देती है। शिक्षा देखिए, आप देखें सरकारी स्कूल होते हैं, वहाँ पे बिल्कुल फ्री में एक तरीके से पढ़ाया जाता है। अगर आप प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो 5000 6000 रुपये महीना फ़ीस होगी, लेकिन सरकारी स्कूल में आप 10-20 रुपये मुश्किल से फ़ीस होती है। तो सरकारी टीचर्स रखे गए हैं, तो उनकी तनख्वाह जो है, उनका वेतन है, वो सरकार अपने पास से देती है। तो ये सब पैसा कहाँ से आता है? ये सब कर से ही आता है, टैक्स से ही आता है, जो वो आम जनता से वसूल करती है। तो राष्ट्रीय, देखिए आपने आर्मी देखी होगी, हमारी सेना होती है। अब सेना कोई कमाई तो नहीं कर रही है, सेना हमारी सुरक्षा कर रही है, दूसरे देशों से, आतंकवादियों से हमारी रक्षा कर रही है। लेकिन उनकी जो वेतन निकलना है वो कहाँ से निकलेगा? सरकार उनका वेतन दे रही है, उनके ऊपर खर्च कर रही है, तो वो पैसा कहाँ से आता है? वो हमारे टैक्स से ही पैसा इकट्ठा होता है। या हम ये कह सकते हैं कि जो टैक्स है, उनकी अलग अलग दरें होती हैं, और किस किस को कितना टैक्स देना है ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर रहते हैं, क्या कमाते हैं, क्या काम करते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको वेतन मिलता है, वेतन पे आपको टैक्स देना है, जिसे हम इनकम टैक्स कहते हैं, आयकर कहते हैं, आयकर सुना होगा आपने। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो जो आपको प्रॉफिट होगा उस पर आपको कर देना होगा। एक सुना होगा आपने कैपिटल गेन, पूंजीगत लाभ अगर आपको मिलता है तो पूंजीगत कर देना होता है। जैसे आपके पास, आपने कोई सामान खरीदा, प्लॉट खरीदा, मकान खरीदा, और आपने मान लीजिए फिर वो महंगे दरों पर बेच दिया, तो जो आपको फ़ायदा हुआ उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो कर जो है वो एक, जो टैक्स है वो एक अनिवार्य शुल्क है, वो
और जिसके ऊपर टैक्स लग रहा है उसको वो कंपलसरी देना ही देना है। और उस कर से सरकार आपको सर्वोत्तम सुविधाएं देती है, बुनियादी ढांचा, आपको पुल बनते हैं। देखिए आपने कितने एक्सप्रेस वे बन रहे हैं हमारे देश में, कितने नदियों पे पुल बने हुए हैं। पुराने ज़माने में आप देखा होगा कि नदी नाव से पार करनी पड़ती थी, लेकिन अब बड़े बड़े पुल बन गए हैं। तो ये सब पैसा हमारी टैक्स से ही सरकार के पास पहुंचता है और उसको सरकार खर्च करती है आम जनता की सुविधाओं के लिए। तो अब करों का भुगतान आपको करना है। अगर आपके ऊपर टैक्स पड़ रहा है तो आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो आपको पेनल्टी पड़ेगी, सरकार आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, गंभीर परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं अगर आप कर की चोरी करेंगे। तो इसलिए हमें समय से कर देना चाहिए। जो कर बनता है, जो टैक्स बनता है, वो हमें सरकार को जमा कर देना चाहिए, और सरकार उस पैसे से आम जनता की सुविधाएं के लिए काम करती है। तो उम्मीद है कि टैक्स के बारे में आप समझ गए होंगे। बाकी आप इसमें पढ़ सकते हैं, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, जिससे कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी समझ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसको आराम से समझ सकते हैं। जो टैक्सेस की बात हम कर रहे हैं, ज़्यादातर होते तो बहुत सारे टैक्स हैं, लेकिन वो दो हिस्सों में हमने बांटे हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, यानी प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। इन दो में हम अपने टैक्स सिस्टम को बांटते हैं। तो चाहे वह हम कोई व्यक्ति हो, चाहे व्यवसाय हो, संगठन हो, सभी को अपने संबंधित करों का भुगतान करना पड़ता है। और किस तरीके से पेमेंट आपको करना है, जो तरीका होता है करने का, उसके हिसाब से हम इन टैक्सेस को बांट लेते हैं। तो दो तरह के टैक्सेस माने जाते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर, एक इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर। दो तरीके के टैक्स होते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है वो भी हम देखेंगे, समझेंगे। देखिए, जो डायरेक्ट टैक्स होता है, जैसे हमारा आय कर, डायरेक्ट का मतलब होता है, प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि हम जो टैक्स हमारे ऊपर निकल रहा है, जो हमारे ऊपर टैक्स बन रहा है, वो हम सीधे गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कर रहे हैं। बहुत समझने की बात है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में फर्क क्या है। डायरेक्ट टैक्स यानी कि ऐसा टैक्स जो हमारे ऊपर जो टैक्स है या हमें जो टैक्स चुकाना है, वो हम सीधे गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कर रहे हैं डायरेक्टली, इसलिए इसको डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। बाकी और कोई कारण नहीं है। डायरेक्ट का मतलब हम सीधे गवर्नमेंट को जमा कर रहे हैं और किसी और को नहीं दे रहे वो टैक्स। अगर मैं अपनी नौकरी करता हूं और मुझे वेतन मिलता है, और जो वेतन पे मेरा टैक्स जमा होना है, जिसे हम आयकर कहते हैं, इनकम टैक्स कहते हैं, हमारी इनकम पर जो हमें टैक्स देना है, वो जो पैसा टैक्स बन रहा है मैं सीधे गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कर देता हूं। तो इसलिए इसको डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स जैसे हमारा जीएसटी चल रहा है आजकल, इसमें क्या होगा कि जैसे हमने कोई सामान खरीदा, ये बहुत समझने की बात है। मैं दुकान पर गया और मैंने एक पेन खरीदा, मुझे लिखने का शौक है, मान लीजिए मुझे लिखना है, पेन की ज़रूरत है, मैं पेन खरीद कर लाया 10 रुपए का। अब 10 रुपए का पेन है, हो सकता है अब जाहिर सी बात है, जो भी हमने सामान खरीद रहे हैं उस पर सरकार टैक्स लेती है। तो 10 रुपए का जो मैंने पेन खरीदा, उसमें मान लीजिए 1 रुपए का टैक्स जुड़ा हुआ है। तो मैंने तो 10 रुपए दुकानदार को दे दिए, लेकिन मैंने पूरे 10 रुपए दे दिए, अब उसमें 1 रुपए का टैक्स है जो चुकाना है सरकार को। तो लेकिन मैंने टैक्स सरकार को नहीं दिया, मैंने टैक्स किसको दिया? दुकानदार को। अब दुकानदार की जिम्मेदारी है, या जो बिजनेसमैन है उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस टैक्स को सरकार के खाते में जमा कर दे, सरकार के अकाउंट में यानी गवर्नमेंट के अकाउंट में उसको जमा कर दे। तो जमा कर देगा वो, ठीक है। तो यानी कि जो टैक्स, इसलिए इसको इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है कि मैं सीधे गवर्नमेंट के खाते में जमा नहीं कर रहा हूं, मैं उस आदमी को दे रहा हूं जिससे मैंने सामान खरीदा है, उस दुकानदार को पैसे दे रहा हूं, और वो दुकानदार सरकार के अकाउंट में जमा कर देगा पैसा। तो इसलिए इसको अप्रत्यक्ष कहा जाता है कि हम सीधे सरकार को ना देकर हम दुकानदार को दे रहे हैं, और दुकानदार उस पैसे को, उस टैक्स को सरकार के खाते में जमा कर देगा। आपने देखा होगा, अगर आप खाना खाने रेस्टोरेंट में जाएं या होटल में खाना खाने जाएं,
तो उसमें आपका लगभग 5% का टैक्स पड़ता है। 1000 रुपये का आपने खाना खाया तो आपको 5% के हिसाब से 50 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा। तो होटल वाला आपसे 1000 रुपये खाने के और 50 रुपये टैक्स के नाम पर आपसे 1050 रुपये ले लेगा। अब हम देखिए सरकार को टैक्स नहीं दे रहे, हम उस होटल वाले को टैक्स दे रहे हैं जिसने हमें खाना खिलाया है। अब वो जो 50 रुपये का टैक्स है वो महीने में या जो भी उनका हिसाब होगा, जैसे हम कस्टमर हैं होटल में गए, ऐसी सारे कस्टमर्स का पैसा इकट्ठा करके वो टैक्स का पैसे को सरकार के खाते में यानी कि गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कर देगा। तो इसलिए इसको इनडायरेक्ट कहा जाता है कि हम इनडायरेक्ट वे में सरकार को दे रहे हैं, हम डायरेक्ट नहीं दे रहे, हम उस आदमी को दे रहे हैं और वो आदमी सरकार को दे रहा है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। समझ गए बात? तो डायरेक्ट टैक्स हम सरकार को सीधा दे रहे हैं, जैसे आयकर है या वेल्थ टैक्स होता है हमारा, और ये जीएसटी वगैरह जो होते हैं ये इनडायरेक्ट टैक्स कहे जाते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। फिर भी ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो देखिए दो तरह के टैक्स हो गए, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट टैक्स की यानी कि प्रत्यक्ष कर की, उसके बाद फिर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे। देखिए डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम सीधे सरकार को जमा कर रहे हैं वो टैक्स, और सीधे हमें ही देना, हम पे टैक्स पड़ रहा है तो हमें सीधे सरकार को देना है। इसके लिए देखिए मैंने एग्जाम्पल्स भी ले रखे हैं, आयकर है, संपत्ति कर है, व्यक्तिगत संपत्ति कर कह सकते हैं, या संपत्तियों पर एक ही बात है, लगभग सबकी मतलब एक ही है कि हमें संपत्तियों पे कर देना पड़ता है। एक लिमिट से ज़्यादा, एक सीमा से ज़्यादा हम पे संपत्ति है तो हमें संपत्ति कर देना पड़ता है, जिसे हम वेल्थ टैक्स कहा करते हैं। और आयकर क्या होती है कि एक सीमा से ज़्यादा हमारा वेतन है या हमारी आय है, हमारी इनकम है, तो हमें उस पर कुछ प्रतिशत इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट टैक्स कहे जाते हैं। तो ये व्यक्तिगत करदाता को देने पड़ते हैं, जो पर्सनल, जो इंडिविजुअल हैं हम, जैसे मेरे पे टैक्स पड़ रहा है तो मुझे सरकार को इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो प्रत्यक्ष कर एक प्रकार का कर ही है जिसका भुगतान व्यक्ति सीधे या सरकार को करता है। स्ट्रेट डायरेक्टली हम सरकार को पेमेंट कर देते हैं, उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहा करते हैं। और ये जो टैक्स है ये प्रोग्रेसिव इन नेचर, प्रगतिशील माना जाता है। इसका मतलब भी समझ लीजिए, डायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रगतिशील माना गया है। क्यों प्रगतिशील का मतलब कि जिसकी ज़्यादा आय होगी, जिसकी ज़्यादा इनकम होगी, वो ज़्यादा रेट पे टैक्स देगा, ज़्यादा दर पे किराया वो टैक्स देगा। जिसकी इनकम कम होगी वो कम दरों पे टैक्स सरकार को देगा। तो ज़्यादा अमीर लोग ज़्यादा टैक्स देंगे, कम अमीर लोग कम टैक्स देंगे। तो उसी हिसाब से टैक्स दिया जाएगा। मान लीजिए हमारी 4-5 लाख 5-7 लाख की इनकम है तो हम 5% के हिसाब से मान लो टैक्स दे रहे हैं। कि कोई करोड़ों रुपए कमा रहा है तो उसकी बढ़ते बढ़ते 30% तक वो टैक्स दे सकता है सरकार को। तो जैसी जैसी आय होती है लोगों की उस हिसाब से उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। तो जो कम कमाते हैं उन पे बोझ कम पड़ेगा टैक्स का, जो ज़्यादा कमाते हैं उन पे टैक्स का बर्डन यानी टैक्स का बोझ ज़्यादा पड़ेगा। ये समझने की बात है। देखिए एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं। इनकम टैक्स हमारा होता है जो आयकर होता है। कॉर्पोरेट टैक्स होता है जो कंपनियां टैक्स देती हैं। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियां चलती हैं देश में हमारी, जैसे रिलायंस कंपनी है, टाटा की कंपनी है, बिरला की कंपनियां हैं। ये पेट्रोलियम वाली कंपनियां सुनी होंगी आपने, इंडियन ऑयल सुना होगा, भारत पेट्रोलियम सुना होगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम सुना होगा, एनटीपीसी सुना होगा। तो इस तरह की कोल इंडिया है, बहुत सारी कंपनियां हैं। ये सब कॉर्पोरेट टैक्स दिया करती हैं जो उनको प्रॉफिट होता है। ऐसी वेल्थ टैक्स जो संपत्ति कर मैंने बताया कि एक सीमा से ज़्यादा हमारे पास संपत्ति है तो हमें वेल्थ टैक्स देना पड़ता है। तो ये डायरेक्ट टैक्स के कुछ उदाहरण हैं। अब हम देख लेते हैं कि डायरेक्ट टैक्स के क्या फायदे हैं सरकार को या सभी को, वो हम देख लेते हैं कि मेरिट्स यानी कि क्या फायदे हैं डायरेक्ट टैक्स के, प्रत्यक्ष कर के लाभ हम देख लेते हैं। प्रोग्रेसिविटी है, प्रगतिशीलता है इसमें। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रगतिशील का मतलब होता है
कि जो ज़्यादा अमीर लोग हैं, उच्च आय वाले व्यक्ति अपनी आय का अधिक प्रतिशत करों में चुकाते हैं। यानी कि जो ज़्यादा कमा रहे हैं वो ज़्यादा टैक्स देंगे, जो कम कमा रहे हैं वो कम टैक्स देंगे। तो ज़्यादा कमाने वालों पर ज़्यादा बोझ पड़ेगा, कम कमाने वालों पर कम बोझ पड़ेगा टैक्स का। बिल्कुल सिंपल बात है। दूसरी, प्रिसिशन और सर्टेनिटी, यानी परिशुद्धता और निश्चितता। निश्चित होता है यहाँ पर कि प्रत्यक्ष कर हमारी वेतन पे लगना है, तो हमें पता है हमारी वेतन कितनी है, हम उस पर आराम से गणना कर सकते हैं कि हमारे ऊपर कितना टैक्स पड़ेगा, कितने प्रतिशत टैक्स है वो हमें पता होगा, और उतना टैक्स हम सरकार को आराम से पे कर देंगे। तो करदाता जो होते हैं, जो टैक्स देने वाले होते हैं, उन्हें निश्चितता प्रदान करती है ये बात कि वे अपने कर दायित्व के लिए पूर्वानुमान और योजना बना सकते हैं। कि हम मान लो मुझे वेतन मिलता है और मेरी वेतन पर पूरे वर्ष में 1 लाख रुपए का टैक्स पड़ेगा। मैंने गणना करी कि मेरी लगभग जितनी वेतन है उस पर मुझे 1 लाख रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। तो अब 1 लाख रुपए एक दिन में निकालूंगा तो एकदम मुझे भारी पड़ेगा। तो मैं अपना योजना बना सकता हूं कि मैं हर महीने थोड़े थोड़े अमाउंट 10-10 हज़ार रुपए या 8-8 हज़ार रुपए या 10-10 हज़ार रुपए में हर महीने सरकार को जमा करता रहूं, और टोटल मिला के लगभग 1 लाख रुपए मेरे सरकार को पहुंच जाएंगे। क्योंकि मुझे पता है कि मुझे 1 लाख का टैक्स देना है, तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं हर महीने थोड़ा थोड़ा अपने वेतन में से सरकार को टैक्स चुकाता रहूं। सरकार के खाते में, सरकार के अकाउंट में मैं अपना टैक्स जो देना है वो जमा करता रहूं। तो पहले से ही हमें क्लियर होता है कि हमारा लगभग कितना वेतन बनेगा, तो उस पर कितना टैक्स बनेगा, और वो टैक्स मैं किस्तों में सरकार को दे सकता हूं। तीसरा पॉइंट है पॉलिसी टूल फॉर इकोनॉमिक मैनेजमेंट, यानी आर्थिक प्रबंधन के लिए भी नीति उपकरण है ये टैक्स। तो प्रत्यक्ष कर जो होता है वो सरकार के लिए आर्थिक स्थितियों के प्रबंधन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। जैसे आप कह लीजिए कि महंगाई बढ़ रही है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है। जब सरकार को लगता है कि बहुत महंगाई बढ़ रही है तो सरकार क्या करती है, सरकार लोगों के पास से पैसा खींच लेती है कि जिससे लोग कम खरीदेंगे तो उसकी डिमांड कम होगी, मांग कम होगी सामान की, और उसके पैसे गिर जाएंगे। होता है ना ऐसा कि जब हम ज़्यादा मांग करते हैं किसी चीज़ की तो ज़्यादा महंगी हो जाती है। मान लो किसी सीज़न में हमें कोई चीज़ ज़्यादा चाहिए तो उस समय वो चीज़ महंगी हो जाती है। जैसे शादी ब्याहों का सीज़न होता है, आपने देखा होगा कि जब शादी ब्याह बहुत सारे होते हैं तो सोने की, ज्वेलरी की मांग बढ़ जाती है, तो उस समय सोना चांदी महंगे हो जाते हैं। तो उसी तरह से जब सरकार को लगता है कि कोई चीज़, सरकार को लगता है कि बहुत चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो वो सरकार जनता के लिए क्या सोचेगी कि जनता कम खर्च करें। जनता कम खर्च करेगी तो मांग कम हो जाएगी और कीमतों में, कीमत मतलब नीचे आ जाएंगी। तो इसलिए सरकार क्या करती है कि करों की दरों को बढ़ा सकती है, कि जिससे टैक्स बढ़ा देगी तो लोगों का पैसा टैक्स में चला जाएगा और उनके पास कम पैसा बचेगा, वो तो ज़्यादा खरीदारी नहीं कर पाएंगे। तो ये भी कर सकती है। आर्थिक मंदी चल रही होती है, मंदी का दौर है, मान लीजिए कोई लोग खरीदना ही नहीं चाह रहे, लोगों के पास पैसे की कमी है, तो सरकार टैक्स कम कर देगी तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा बचेगा और वो ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। तो मंदी दूर हो सकती है, आर्थिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं। ये समझने की बात है। और चौथा पॉइंट जो सिंपल है, सरकारी राजस्व का स्रोत है, ये सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू है, कि जो डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है, उससे सरकार का खजाना बढ़ जाता है। हम बहुत लाखों करोड़ों रुपए सरकार को देते हैं पूरे देश में, तो सरकार को के पास पैसा इकट्ठा हो जाता है और वो हमारे फ़ायदे के लिए, हमारी सुविधाओं के लिए ये सामाजिक कल्याण कार्यक्रम सरकार चलाती है। जैसे दवाइयों का वितरण हो रहा है, आपने देखा होगा, सुना होगा कि सबको राशन फ्री मिल रहा है, गरीब व्यक्तियों को, गरीब परिवारों को फ्री में राशन मिल रहा है। तो भाई राशन का पैसा कौन दे रहा है? सरकार पैसा दे रही है, लेकिन सरकार के पास पैसा कहाँ से आया? वो हमारे टैक्स का ही पैसा है, जो हम गरीब, जो सरकार गरीब लोगों को फ्री में अनाज बांट रही है, फ्री में राशन दे रही है, वो हमारे जैसे लोगों का ही पैसा है जो हमने सरकार को जमा करा है। और सरकार लोगों की सुविधा के लिए
वो पैसे खर्च कर रही है। तो मुझे उम्मीद है कि डायरेक्ट टैक्स के फ़ायदे आपको दिख गए होंगे। थोड़े से नुकसान भी देख लेते हैं, डीमेरिट्स, कि भाई क्या डायरेक्ट टैक्स क्यों थोड़ा ख़राब लग रहा है मान लीजिए। तो पहला है कार्य और निवेश को हतोत्साहित करना, डिस इंसेंटिव टू वर्क एंड इन्वेस्टमेंट। अब ये सोचिए कि मैं जब ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ तो मैं ज़्यादा वेतन कमा रहा हूँ, ज़्यादा पैसा कमा रहा हूँ, और मैं ज़्यादा पैसा कमाऊँगा तो मुझे ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं लगता कि हमें हमें ज़्यादा कमाने का नुकसान हो रहा है? भाई हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हम ओवर टाइम काम कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा पैसा मिल रहा है, और फिर ज़्यादा पैसा मिलेगा तो हमें ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो हम तो हतोत्साहित हो जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे कि भाई तो फ़ायदा क्या है कमाने का, कि जब ज़्यादा कमा रहे हैं तो हमें ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, इसलिए तो हम कमा ही नहीं रहे। तो ये थोड़ा गलत लगता है कि हम ज़्यादा कमा रहे हैं, ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा टैक्स देना पड़ जाता है, डायरेक्ट टैक्स। तो एक थोड़ा ये गड़बड़ लगता है। दूसरा, फिर पोटेंशियल फॉर टैक्स इवेजन, फिर कर चोरी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जब आपको लगेगा कि हमें तो बहुत ज़्यादा टैक्स देना है, तो हम अपनी जो आय है, जो इनकम है, उसको छिपा लेंगे, सरकार को बताएंगे ही नहीं कि हमने इतनी ज़्यादा कमाई करी है। तो फिर ये टैक्स चोरी भी होने लगती है, फिर कर चोरी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो अपनी टैक्स कम करने के लिए लोग गलत तरीके इस्तेमाल करने लगते हैं, अपनी जो आय है, जो इनकम है, उसे छिपा लेते हैं। तो ये थोड़ा गलत हो जाता है। तो इसलिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि भाई टैक्स की दर कम रखे, जिससे कि सब टैक्स दे दें और किसी को ये भी ना लगे कि हमारी सारी वेतन, हमारा सारी आय, हमारी सारी इनकम टैक्स में ही चली गई, ऐसा ना लगे। तो इसलिए सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि टैक्स की चोरी को बचाए और टैक्स के रेट को थोड़ा वो नॉर्मल रखे, जिससे कि हमें बुरा ना लगे टैक्स देते हुए। तो हम जब बुरा नहीं लगेगा तो हम टैक्स की चोरी भी नहीं करेंगे। तीसरा, देखिए, बचत पर प्रभाव पड़ता है। भाई अगर हमारे पास वेतन है, हमारी आय हो रही है, इनकम हो रही है हमारी, तो हमारे जो घर के खर्चे हैं, तो घर के खर्चे करने के बाद जो बचेगा वो हमारी बचत हो जाएगी, और उस बचत को हम बैंक में जमा कर सकते हैं कि आगे ज़रूरत पड़ने पर हमें वो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो काम आ सकते हैं। लेकिन जब हमारा ज़्यादातर टैक्स में ही निकल जाएगा पैसा, तो फिर हम बचत नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये थोड़ा नुकसानदायक है डायरेक्ट टैक्स, कि हमने टैक्स तो दे दिया, अब फिर हमारी सेविंग्स कम हो जाएंगी, और फिर जब सेविंग्स, बचत कम हो जाएगी तो हम निवेश नहीं कर पाएंगे, पूंजी निर्माण नहीं होगा देश में हम निवेश नहीं कर पाएंगे, कहीं हम इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जब टैक्स ज़्यादा दे देते हैं तो बचत कम होगी तो हम कहाँ निवेश करेंगे, इतना पैसा ही नहीं बचेगा कि हम आगे अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकें। और चौथा है लैक ऑफ चॉइस, विकल्प का अभाव। अब यहाँ पर जो है डायरेक्ट टैक्स, जो कि प्रत्यक्ष कर है, उसमें हमारे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं रहता। जो रेट है, जो दर है, उस पर ही हमें टैक्स देना है। तो इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। देयर इज़ अ लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनेजिंग वंस टैक्स लाइबिलिटी। जो टैक्स देना है वो उतना ही देना है। बहुत कोशिश हम करते हैं कि हम किस तरह से टैक्स बचा सकते हैं, कुछ उसके पॉइंट्स भी होते हैं, इनकम टैक्स के कानून में दिए गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हमारे पास विकल्प नहीं है। अब कुछ अप्रत्यक्ष कर है, जैसे कि मान लो, जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा कि भाई हमने बाज़ार में सामान ख़रीदा और उस पर हमने टैक्स दिया। अगर हमारे पास नहीं हिसाब बन रहा है तो हम सामान नहीं खरीदेंगे, या हम सस्ता सामान खरीद लेंगे तो उस पर हमारा कम टैक्स पड़ेगा। लेकिन जो ये प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स, ये तो भाई फिक्स है, जो रेट फिक्स है, तो आपको जितना आय हो रही है उसके हिसाब से जो टैक्स बनेगा वो आपको देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके पास विकल्प ज़्यादा मौजूद नहीं है। आप पे जो टैक्स बन रहा है वो आपको चुकाना ही पड़ेगा, और नहीं चुकाएंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी पड़ जाएगी। तो ये भी नुकसानदायक है। चलिए अब जो हमारा मेन टॉपिक है इनडायरेक्ट टैक्स, इस पर आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर।
उसके बारे में भी हम देखेंगे। अब इनडायरेक्ट टैक्स मैंने जैसे बताया कि कंपनियां उत्पादन हो रहा है, सामान बेच रही हैं, या जैसे हम कोई चीज़ खा पी रहे हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं, या कोई सर्विसेज ले रहे हैं। हम सर्विसेज कहाँ लेते हैं? जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, और ये टेलीफोन की कंपनियां हैं, या रेलवे है, बस है, इनमें सब में टैक्स चला जाता है हमारा। जो हम सामान खरीदते हैं, जो हम पैसा देते हैं, उसमें टैक्स जुड़ा हुआ होता है। और इससे क्या होता है, जब टैक्स जुड़ा हुआ होता है तो कीमत बढ़ जाती हैं। मान लो जैसे मैंने पेन का उदाहरण लिया था। अब मान लो पेन हमने खरीद लिया 10 रुपए का, उसमें 1 रुपए का टैक्स है। अगर टैक्स नहीं होता तो पेन कितने रुपए का पड़ता हमें? 9 रुपए का। तो टैक्स की वजह से कीमत बढ़ जाती हैं। और ये भी मैंने आपको बताया कि ये जो टैक्स है, ये हम सीधे सरकार को नहीं देते हैं, हम दुकानदार को दे रहे हैं जिससे हम सामान खरीद रहे हैं, और वो दुकानदार उस टैक्स को सरकार को जमा कर देगा। तो जैसे निर्माता हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, रिटेलर हैं, होलसेलर हैं, इनको हम पैसा देते हैं टैक्स का, और वो सरकार को जमा कर देते हैं। जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं, जैसे आजकल जीएसटी चल रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कस्टम ड्यूटी है। कस्टम ड्यूटी सुना होगा आपने, जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, विदेशों से सामान मंगाते हैं, उस पर हमारा ये सीमा शुल्क पड़ता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट सुना होगा, आयात निर्यात करते हैं हम, विदेशों से सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, तो हमें कस्टम ड्यूटी यानी कस्टम टैक्स देना पड़ता है। एक्साइज ड्यूटी होती है, उत्पाद शुल्क, जो भी उत्पादन होता है कंपनियों में, उस पर हमें वो कंपनियों को टैक्स देना पड़ता है। अब जो कंपनी टैक्स दे रही है, वो कंपनी अपने पास तो देंगी नहीं, वो तो सामान का मूल्य बढ़ा देंगी, और फिर जब सामान बिकेगा तो हम जैसे ग्राहकों को ही वो टैक्स देना पड़ेगा। देखिए टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। अब तो आजकल जीएसटी चल रहा है, आप जानते ही हैं। जीएसटी से पहले ये बहुत सारे टैक्स लगते थे। एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, सेल टैक्स है, सर्विस टैक्स है, ऑक्ट्राई, एंट्री टैक्स है, टोल टैक्स। टोल टैक्स तो आज भी लगता है, आप देखते होंगे जब सड़कों पे जाते हैं तो टोल टैक्स आ जाता है बीच में। स्टैम्प ड्यूटी है, जैसे हम कोई ज़मीन जायदाद खरीदते हैं तो हमें स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है, स्टाम्प शुल्क होता है। वैट होता था पहले, केंद्रीय बिक्री कर, सेंट्रल सेल्स टैक्स होता है, लग्जरी टैक्स है, एंट्री टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, एडवर्टीजमेंट पर टैक्स जाते हैं। तो ये बहुत सारे टैक्सेस हैं जो हमें चुकाने पड़ते थे जीएसटी से पहले। अब क्योंकि जीएसटी आ गया है तो बहुत सारे टैक्सेस इसमें से कम हो गए हैं, अब वो सब जीएसटी में समाहित हो गए हैं, और एक ही टैक्स रह गया जीएसटी। लेकिन कुछ सामानों पर अभी भी ये टैक्स लगते हैं। जैसे पेट्रोलियम, आप पेट्रोल खरीदते हैं, डीजल खरीदते हैं अपने सवारी के लिए, अपनी बाइक के लिए, अपनी कार के लिए, तो वहाँ पर जीएसटी नहीं लगता अभी, वहाँ पर यही सारे टैक्स अभी भी लगते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर पेट्रोल हमारा 95 रुपीज़ के आसपास है, आप जानते होंगे 95-96 रुपये इस समय चल रहा है हमारा पेट्रोल का मूल्य, लगभग 95-96 रुपये है, 100 रुपये भी हो गया था। तो इसमें से लगभग आधा, लगभग 50 रुपये के आसपास तो हमारा टैक्स के नाम पर ही सरकार ले लेती है, और पेट्रोल की असली कीमत तो केवल 50 रुपये के आसपास ही बैठेगी। तो आधा तो टैक्स चला जाता है हमारा। चलिए आगे देखते हैं, कुछ विशेषताएं देखते हैं, फीचर्स देखते हैं अप्रत्यक्ष करके इनडायरेक्ट टैक्सेस के। क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं वो हम देखते हैं, मेन पॉइंट्स देखेंगे। देखिए पहला है टैक्सेबल इवेंट, जो कर योग्य घटना है कि कर कब देना है हमें। तो कर देना है हमें जब हम सामान को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, या उसका निर्माण कर रहे हैं, जैसे बिल्डिंग बन रही है, या कोई सेवाएं हम ले रहे हैं या दे रहे हैं, जैसे सेवा सर्विस टैक्स हो गया, जैसे सेवाएं सर्विसेज के लिए हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, बैंक्स हो गए। तो यहाँ पर हम जो भी सेवा लेते हैं उस पर हमें ये जीएसटी देना पड़ता है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हमें देना पड़ता है। तो जब कोई भी सामान हम खरीद रहे, बेच रहे हैं, या निर्माण कर रहे हैं, या हमें सर्विसेज, हम सेवाएं ले रहे हैं, तो हमको उस पर टैक्स देना पड़ता है। इंसिडेंस और इम्पैक्ट, घटना और प्रभाव की बात करते हैं हम, तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं कि कर का बोझ जो है वो आपूर्तिकर्ता द्वारा सामान या सेवाओं के खरीदार या प्राप्तकर्ता पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। सिंपल बात है, टैक्स तो
टैक्स कब बन रहा है? जब हम वो सामान बना रहा है, सामान बेच रहा है, तब टैक्स जा रहा है। लेकिन वो जो टैक्स का अमाउंट है वो उसके मूल्य में जोड़ लेगा सामान के, और वो मूल्य के साथ साथ जो हम सामान खरीदेंगे, जो ग्राहक हैं, कस्टमर्स हैं, वो उस टैक्स को चुकाते हैं। तीसरा है रिग्रेसिव टैक्सेशन। ये देखिए, ये बहुत गलत बात है। यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स में आपने देखा होगा वो प्रोग्रेसिव था कि जो ज़्यादा अमीर है उसको ज़्यादा टैक्स देना है, जो कम अमीर है उसे कम टैक्स देना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अप्रत्यक्ष कर में, इनडायरेक्ट टैक्स में रिग्रेसिव टैक्सेशन है, प्रतिगामी कराधान है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब मैं पेन खरीद के लाया तो मैंने 10 रुपए का पेन खरीदा तो 1 रुपए का टैक्स दिया। अब मैं गरीब हूँ तो भी 1 रुपए का टैक्स दे रहा हूँ। बहुत अमीर व्यक्ति भी अगर पेन लेने जाएगा उसे भी 10 रुपए का मिलेगा तो वो भी 1 रुपया दे रहा है। तो आप समझें कि जो अमीर व्यक्ति है वो भी समान टैक्स दे रहा है और हम भी वही टैक्स दे रहे हैं। यानी गरीब व्यक्ति और अमीर व्यक्ति दोनों बराबर का टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वही सामान खरीदा दोनों ने, तो वो दोनों बराबर टैक्स देंगे। जैसे पेट्रोल खरीदा, भैया उन्होंने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, हमने अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाया, दोनों ने 1-1 लीटर पेट्रोल डलवाया, तो दोनों ने जो बराबर पैसे दिए तो टैक्स भी दोनों को बराबर ही देना पड़ेगा। तो ये अब क्या होगा कि जो अमीर व्यक्ति है उसका तो थोड़ा सा ही टैक्स पड़ा, लेकिन जो गरीब व्यक्ति है उसको लगेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ गया। अमीर भी वही दे रहा है, उसकी वो बहुत अमीर है, उस पर ज़्यादा पैसा है, मैं गरीब हूँ तो मेरे पास कम पैसा है, लेकिन टैक्स दोनों बराबर दे रहे हैं। तो इसलिए इसको रिग्रेसिव टैक्सेशन कहा जाता है। अप्रत्यक्ष कर का जो प्रभाव है, क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए कि जब जो टैक्स पड़ रहा है, 1 रुपए का अगर टैक्स पेन पे पड़ रहा है तो उससे पेन की कीमत बढ़ जाती है। अगर 9 रुपए का पेन है तो उसमें 1 रुपए टैक्स जुड़ गया तो वो ग्राहक को 10 रुपए में बेचा जाएगा, यानी ग्राहक, कस्टमर जो है उसे 10 रुपए में खरीदेगा। तो इससे क्या होगा, महंगाई बढ़ जाती है। भाई टैक्स जुड़ गया तो सामान महंगा हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रमोट्स वेलफेयर। ये तो सिंपल बात है कि भाई जो भी टैक्स होता है सरकार को मिलता है वो कल्याणकारी योजनाओं में ही लगाती है। लेकिन सरकार जो हानिकारक प्रोडक्ट्स होते हैं, उत्पाद होते हैं, उन पर ज़्यादा टैक्स लगाती है। जैसे तंबाकू है, शराब है, तो इस पर वो ज़्यादा दरों से टैक्स लगाती है। और जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उन पर वो कम रेट का टैक्स लगाती है। तो यह प्रथा न केवल ऐसी वस्तुओं की खपत को हतोत्साहित करती है बल्कि राज्य के राजस्व में भी वृद्धि करती है। भाई शराब वगैरह हमें नहीं पीनी चाहिए, तंबाकू वगैरह नहीं खाना चाहिए, तो उस पर टैक्स ज़्यादा लगा दिया, ज़्यादा टैक्स लग गया तो उसकी कीमत बढ़ गई। तो जब ज़्यादा कीमत बढ़ गई तो हम शराब या तंबाकू का सेवन कम करेंगे, और सरकार और ज़्यादा कर रहे हैं आप, तो सरकार को तो पैसा इकट्ठा हो ही रहा है ज़्यादा। अगला पॉइंट है मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, राजस्व का प्रमुख स्रोत। अब ये समझने की बात है, जो अप्रत्यक्ष कर हैं वो लगभग आधे से ज़्यादा ही हैं, आधे तो हैं ही हैं, आधे से भी ज़्यादा हैं, क्योंकि 2 तरीके के टैक्स हैं, अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर। तो अप्रत्यक्ष कर का पैसा ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है सरकार के पास, और ये मुख्य स्रोत होता है सरकार के राजस्व का। अब देखिए इसके फ़ायदे की बात करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फ़ायदा हो रहा है? फ़ायदा इन द सेंस कि इनडायरेक्ट टैक्स की क्या लाभ हैं वो देखते हैं हम। यूनिवर्सलिटी, इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो सब पर बराबर लगता है। जो भी वो सामान खरीदेगा या सेवाएं लेगा उस पर उसके वेतन से, उसकी आय से कोई मतलब नहीं है। जो जितना सामान खरीद रहा है वो उतना टैक्स चुकाएगा। तो ये जो है ये सार्वभौमिकता है कि ये सब में एक समान माना गया है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, सबको बराबर टैक्स चुकाना पड़ेगा। जो ये टैक्स को इकट्ठा करेगी, सरकार की पूरी मशीनरी काम करती है, सेल टैक्स डिपार्टमेंट हैं, जीएसटी डिपार्टमेंट बने हुए हैं, तो उनको कैसे इकट्ठा करेगी, संग्रहण कैसे करेगी, संग्रहण कैसे करेगी? तो ये बहुत आसान होता है। जो सामान खरीदेगा उसका टैक्स हम दुकान वाले को दे देंगे और दुकान वाला सरकार को पैसे जमा कर देगा। सिंपल बात। और आजकल तो सब ऑनलाइन सिस्टम हो गया है कि कितना सामान आपकी दुकान में आया है उसकी एंट्री होगी, कंप्यूटर में लिखा जाएगा, कितना सामान बेचा उसकी एंट्री होगी। तो चोरी की संभावनाएं, यहाँ पे टैक्स की चोरी की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तीसरा
इनडायरेक्ट टैक्स का लाभ है सरकारी नीति के लिए लचीलापन है। इसमें क्या होता है कि सरकार को लगता है कि कुछ सामानों का हमें उपभोग बढ़ाना है, सरकार चाहती है कि ये सामान ज़्यादा बिके, तो वो सरकार उस चीज़ पर, उस कमोडिटी पर, उस उत्पाद पर टैक्स कम कर देती है। सरकार को लगता है कि इन चीज़ों का कम सेवन होना चाहिए, कम खरीद होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया तंबाकू है, शराब है, सरकार चाहती है कि भाई लोग कम पिएं शराब, तो उस पर वो टैक्स बढ़ा देती है। तो ये लचीलापन रहता है सरकार के लिए कि सरकार किसी प्रोडक्ट को ज़्यादा बेचना हो, चाहती है कि ज़्यादा खरीदें तो उस पर टैक्स कम कर देगी। सरकार चाहती है कि इसको लोग कम खरीदें, इस सामान को कम खरीदें, तो उस सामान पर वो टैक्स ज़्यादा कर देगी। फिर रेवेन्यू फ्रॉम इनइलास्टिक डिमांड, बेरोजगार मांग से राजस्व बहुत बढ़ जाता है। जैसे हमारी जो आवश्यक वस्तुएं हैं, अब वो कितने भी रुपए हो जाएं, हमें तो खरीदना ही खरीदना है। तो जैसे मान लो नमक है, अब नमक 10 रुपए किलो आए या 20 रुपए किलो आए या 50 रुपए किलो आए, हमें तो भाई अपनी सब्जी में, दाल सब्जी में नमक डालना है तो उतना ही डालेंगे। ऐसा तो नहीं है कि सस्ता हो जाएगा तो आप ज़्यादा नमक डालेंगे सब्जी में, दालों में, ऐसा तो नहीं है ना। या महंगा हो जाएगा तो आप बिल्कुल फीका खाना खाएंगे, तो भी ऐसा नहीं है। तो ये बेलोचदार मांग होती है ऐसी चीज़ कि इसमें मांग पैसों से फ़र्क नहीं पड़ता, हमें जितना नमक खाना है उतना नमक स्वाद अनुसार हम खाते हैं। तो सरकार के लिए ये ऐसी चीज़ें जो खरीदने ही खरीदना है, लोगों को ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो उस पर जो भी टैक्स है सरकार को एक सुनिश्चित स्रोत मिल जाता है कि भाई इससे तो हमें पैसा मिलेगा ही मिलेगा। और क्या फ़ायदा होता है, देखिए टूरिस्ट कंट्रीब्यूशन बहुत मिलता है। अब देखिए पर्यटक होते हैं, लोग घूमने फिरने जाते हैं, जैसे अब हम पहाड़ों पे घूमने जाते हैं, विदेशों में घूमने जा रहे हैं, या बहुत से विदेशी हमारे यहाँ ताजमहल देखने आ रहे हैं, होता है ना, जैसे विदेशी आते हैं बहुत सारे। तो अब कोई घूमने आया तो वो हमारे देश में टैक्स क्यों देगा, वो तो घूमने आया, घूम के चला जाएगा। लेकिन वो जो सेवाएं ले रहा है, वो टैक्सी में बैठ के जा रहा है, ट्रेन में बैठ के जा रहा है, या बस में बैठ के जा रहा है, या अपनी कार में जा रहा है, तो जो भी वो सेवाएं ले रहा है, जो भी वो सामान खरीद रहा है, उस पे उसको टैक्स देना ही पड़ेगा। तो अगर बाहर वाले लोग भी भारत में आ रहे हैं तो वो भी एक तरीके से टैक्स यहाँ पर चुकाएंगे और सरकार को राजस्व प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए कंज्यूमर की चॉइस भी रहती है कि भाई हमें लग रहा है कि हमें टैक्स कम देना है, पैसे नहीं है, तो हम वो सामान नहीं खरीदेंगे उस समय। अब हमें लग रहा है कि भाई ये चीज़ महंगी है, टैक्स इसमें बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी चीज़ों में आपने देखा होगा कि 28% तक टैक्स दिया जाता है। जो जीएसटी हमारा चलता है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे हमें 28% टैक्स देना पड़ता है। 100 रुपये का सामान है और उस पर 28 रुपये टैक्स, यानी 100 रुपये की चीज़ को हम 128 रुपये में ख़रीद रहे हैं। तो अगर हमें लगता है कि भाई हम पे इतना पैसा नहीं है और हम नहीं देना चाहते, तो हम नहीं खरीदेंगे। ये हमारी उपभोक्ताओं की पसंद की बात है, ग्राहकों की मर्जी की बात है कि भाई हम परहेज़ करेंगे, उस चीज़ को, उस सामान को हम नहीं खरीदेंगे। और ईज़ ऑफ कलेक्शन इन द डिजिटल इरा, अब ये टैक्स जो है क्योंकि डिजिटल सिस्टम हो गया है, सब ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, तो सरकार को ये बहुत आसान रहता है कि उसमें कर चोरी ना हो, क्योंकि अब हर चीज़ ऑनलाइन चल रही है। तो डिजिटल सिस्टम है तो उसमें भुगतान, टैक्स का भुगतान करना भी आसान होता है। सीधे आप ऑनलाइन अपने बैंक से ट्रांसफ़र कर दीजिए सरकार के अकाउंट में। तो ये बहुत अब आसान हो गया है जब से ऑनलाइन सिस्टम चालू हो गया है कि सरकार आराम से ये इनडायरेक्ट टैक्स का पैसा इकट्ठा करवा लेती है। अब चलिए थोड़ा सा डीमेरिट्स देख लेते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स के, कि क्या गड़बड़ लग रही है, क्या कमी लग रही है। देखिए रिग्रेसिव नेचर, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रतिगामी प्रकृति है इसकी, कि जो कम पैसे वाले हैं वो भी उतना ही पैसा टैक्स चुका रहे हैं, जो ज़्यादा पैसे वाले हैं वो भी उतना ही टैक्स चुका रहे हैं। तो दोनों व्यक्तियों के लिए, गरीब व्यक्ति हो चाहे अमीर व्यक्ति हो, दोनों के लिए टैक्स जो है वो समान है। लेकिन गरीब व्यक्ति की जो आय है उसके हिसाब से उसका टैक्स ज़्यादा चला जाएगा। अब कोई 1 लाख रुपए कमा रहा है, उसने 10 रुपये का टैक्स दिया, क्योंकि अमीर गरीब दोनों बराबर टैक्स दे रहे हैं। तो अमीर व्यक्ति ने 10 रुपये दिया, गरीब व्यक्ति ने भी 10 रुपये दिया।
जबकि अमीर व्यक्ति 1 लाख रुपए कमा रहा है और गरीब व्यक्ति 100 रुपए कमा रहा है, लेकिन अगर कोई सामान वो खरीद रहे हैं दोनों, तो दोनों को टैक्स बराबर ही देना पड़ता है। तो ये थोड़ी गलत लगता है, इसलिए ये इसका डीमेरिट डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता है यहाँ पे, देखें आप, ये भी कुछ बात देखनी पड़ेगी। इम्पार्शियल, निष्पक्षता का मतलब क्या हुआ कि भाई हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम कोई सामान खरीद रहे हैं और हमें ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है उसका। जैसे कुछ स्पेसिफिक गुड्स हैं, अल्कोहल है, जैसे मैंने बताया, तंबाकू है, टोबैको है, शराब है, इस पे कुछ लोगों के साथ ज़्यादा पेनलाइज कर दिया जाता है उनको कि भाई ये जो शराबी लोग हैं, अगर ये शराब पी रहे हैं तो इनसे ज़्यादा टैक्स वसूल कर लिया जाता है। तो वो अपने आप को दंडित महसूस करते हैं कि शराब, ये तंबाकू खाने वाला है तो उसे लगेगा मैं तंबाकू खाता हूँ तो मुझसे ज़्यादा टैक्स सरकार ले रही है, क्योंकि ऐसे उत्पादों पे सरकार टैक्स बढ़ा देती है। और इसमें देखिए महंगाई भी बढ़ जाती है, मुद्रास्फीति में संभावित योगदान हो जाता है, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर है, जब वो सामान बिक रहा है तो उसमें टैक्स जुड़ जाता है, तो कीमत अपने आप बढ़ जाती है। जब कीमत बढ़ गई तो वो सामान महंगा बिकेगा। अब महंगा बिकेगा तो जाहिर सी बात है महंगाई तो हो जाएगी। अब गरीब लोगों के लिए भी समस्या हो जाती है कि वो सामान को नहीं खरीद पाते हैं। आजकल देखेंगे आप, हर चीज़ के सामान के पैसे बढ़ गए हैं। सब्जियां हैं, दाल हैं, वो कई सौ रुपए की अब आ रही हैं आजकल। तो गरीब आदमी के लिए खाना पीना भी मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ देखेंगे, पोटेंशियल फॉर इवेजन थ्रू इनफॉर्मल इकोनॉमी। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि जब टैक्स ज़्यादा पड़ता है तो लोग चोरी भी करना शुरू कर देते हैं। अब जहाँ पे ज़्यादा लेन देन नहीं हो रहा है, जहाँ पे पूरा का पूरा कंप्यूटराइज्ड नहीं है चीज़ें, तो वहाँ पे लोग कर चोरी कर लेते हैं, दिखाएंगे कि हमने सामान बेचा ही नहीं, सामान भी आपने गलत तरीके से ख़रीदा और गलत तरीके से ही बेच दिया दुकान वाले ने, वो एंट्री कराई नहीं, उसकी रिकॉर्ड में रखा ही नहीं, तो क्या होगा, टैक्स की चोरी होने लगती है और सरकार को राजस्व की हानि हो जाएगी। कंज्यूमर अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं। अब देखिए सामर्थ्य जो है वो कम हो जाता है, जब टैक्स बढ़ जाएगा तो कीमत बढ़ जाएगी, तो बहुत सारे लोग उस सामान को नहीं खरीद पाते हैं। जिनके पास सीमित संसाधन हैं, सीमित रुपए हैं, तो इससे क्या होगा, आर्थिक विषमताएं बढ़ जाती हैं, गैप बढ़ जाता है, अमीर गरीब में अंतर बढ़ जाता है, क्योंकि महंगाई हो गई, सामान महंगे हो गए, टैक्स ज़्यादा है, तो टैक्स की वजह से कीमत बढ़ गई और हम उस सामान को नहीं खरीद पा रहे हैं। हमारे सामर्थ्य की बात नहीं है कि हम इतनी महंगी चीज़ खरीद सकें, तो ये भी नुकसान हो जाता है। टैक्स में टैक्स जुड़ने से कीमत बढ़ जाती है। अब हम देखिए आज बात करेंगे, अब हमने देखिए दोनों बातें सीख ली हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनमें अंतर देख लेते हैं। देखिए जो अब तक तो दोनों बातें आप समझ गए होंगे, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, अंतर आप बना सकते हैं। तो मैंने फिर भी यहाँ पे कोशिश करी है 10-12 इनके डिफरेंसेस देखे हैं कि दोनों में क्या अंतर है, दोनों की तुलना करी गई है कि दोनों टैक्सों में क्या फ़र्क है। तो देखिए पहला है कर का अधिरोपण, इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स होता है मैंने आपको बताया वो हमारी आय, हमारा वेतन, हमारा लाभ पे डिपेंड करता है। ज़्यादा आय होगी हमारी तो ज़्यादा टैक्स देंगे, कम आय होगी तो कम टैक्स देंगे। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो टैक्स पड़ता है जब हम कोई सामान खरीदते हैं या कोई सेवाएं हम लेते हैं। इसमें आय और लाभ से कोई मतलब नहीं है, समझ गए बात। तो जब आय हमारी बढ़ेगी, आय के हिसाब से टैक्स लगेगा, उसे हम कहेंगे डायरेक्ट टैक्स। और जब सामान खरीदेंगे, सेवाएं लेंगे हम किसी की, तो वो जो टैक्स लगेगा वो इनडायरेक्ट टैक्स माना जाएगा। सेकंड पॉइंट है देखिए कोर्स ऑफ पेमेंट। टैक्स मैंने बताया था डायरेक्ट टैक्स है, तो हम जो टैक्स पेयर हैं, हम जो कर दे रहे हैं, करदाता हैं, वो हम टैक्स सीधे सरकार को दे रहे हैं, तो वो डायरेक्ट टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स हम जो एक मध्यस्थ को दे रहे हैं, एक मिडिल मैन को दे रहे हैं, हम दुकान वाले को दे रहे हैं, और वो दुकान वाला उस
टैक्स को सरकार को जमा करेगा, तो इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, पेइंग एंटिटी, कौन पे कर रहा है? जो डायरेक्ट टैक्स है वो कौन देता है? हम जैसे लोग, इंडिविजुअल्स, व्यक्तिगत लोग हैं हम, या व्यवसाय वाले हो गए, बिजनेस वाले क्या देते हैं टैक्स? जो उनको लाभ होता है बिजनेस में, उस लाभ पर वो अपना कर देते हैं। वो आयकर में ही आता है, क्योंकि वो जो लाभ हो रहा है वो भी उनकी आय हो रही है, इनकम हो रही है बिजनेस वालों की, बड़ी बड़ी कंपनियों की आय हो रही है, दुकानदारों की आय हो रही है, जो प्रॉफिट हो रहा है उन्हें, उस प्रॉफिट पर वो टैक्स दे रहे हैं, वो डायरेक्ट टैक्स माना जाता है। तो लेकिन कौन दे रहा है? बिजनेसमैन दे रहे हैं और हम व्यक्तिगत करदाता दे रहे हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो कौन देता है? किस पे भार पड़ता है उसका? जो एंड यूजर्स हैं, अंतिम उपभोक्ता, कि जो उस सामान को यूज़ करेगा, जो उस सामान को उपभोग करेगा। मान लो मैंने टॉफ़ी खरीदी, चॉकलेट खरीदी, तो चॉकलेट मैं खा रहा हूँ, तो उस चॉकलेट का जो टैक्स है वो मुझे ही चुकाना पड़ेगा। जो अंतिम उपभोक्ता है, जो उस सामान को खा रहा है, जो उस सामान को खरीद रहा है, उसको वो टैक्स चुकाना पड़ेगा। चौथा पॉइंट, दरों की बात कर लेते हैं, रेट ऑफ टैक्स पेमेंट। जो दर है, मैंने आपको बताया कि जिसकी ज़्यादा आय होगी, ज़्यादा लाभ होगा, तो उसे ज़्यादा टैक्स देना है। कम लाभ होगा, कम वेतन होगा उसका, कम आय होगी, तो वो कम टैक्स देगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो सबके लिए समान है। सब, कोई भी सामान आप बाजार में खरीद रहे हैं तो वो सबको एक ही रेट पे मिलेगा। जैसे मैंने पेन का एग्जाम्पल लिया, 20 रुपए का पेन है तो सबको 20 रुपए का ही मिलेगा। 10 रुपए का पेन है तो सबको 10 रुपए का ही मिलेगा। 1 रुपया उसमें टैक्स है तो सबको 1 रुपया ही टैक्स देना पड़ेगा। तो सभी करदाताओं के लिए जो टैक्स है वो समान है, इनडायरेक्ट वाला। पांचवा पॉइंट देखते हैं, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ पेमेंट। अब देखिए, टैक्स जो दे रहा है वो आगे पास नहीं कर सकता। मैंने अपने वेतन पे टैक्स दिया तो मुझे ही देना है, कोई दूसरा आदमी तो देगा नहीं, तो मैं उसको किसी को हस्तांतरित नहीं कर सकता। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो दुकान वाले ने दिया, मैंने किसको दे दिया? दुकान वाले ने किसके पे डाल दिया टैक्स? मेरे ऊपर डाल दिया। तो टैक्स जमा कर रहा है कौन? बैंक खाते में जाके सरकार के, दुकान वाला। लेकिन टैक्स चुकाया किसने? ग्राहक ने। तो वो ट्रांसफर हो गया टैक्स, कि दे रहा है दुकान वाला, लेकिन उससे वसूल किससे कर रहे हैं हम? ग्राहक से। तो ये हस्तांतरित हो गया टैक्स। छठा पॉइंट, कर की प्रकृति। कर की प्रकृति जो है वो प्रोग्रेसिव नेचर की है। जैसे मैंने बताया, प्रगतिशील है। ज़्यादा आय वालों को ज़्यादा टैक्स देना है, कम वालों को कम टैक्स देना है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है? वो रिग्रेसिव है, प्रतिगामी है, कि सबके लिए बराबर है। तो गरीब आदमी को लगेगा कि वो ज़्यादा टैक्स दे रहा है, अमीर वाले को लगेगा कि वो कम टैक्स दे रहा है, क्योंकि दोनों के लिए समान है, दोनों के जेब से बराबर टैक्स कट रहा है। लेकिन गरीब वाले के पास कम पैसे हैं, अमीर वाले के पास ज़्यादा पैसे हैं। कर के प्रकार की बात करते हैं तो देखिए, डायरेक्ट टैक्स मैंने पहले ही बताया था, हमारा आयकर है, इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, वेल्थ टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गई, सर्विस टैक्स होते हैं, तो ये सब इनडायरेक्ट टैक्स कहलाए जाते हैं। आठवां पॉइंट, टैक्स कलेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पर टैक्स कलेक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर का है, थोड़ा जटिल है, कठिन है। लोग लाभ कमाते हैं और वो बताते ही नहीं सरकार को कि हमने लाभ कमाया, तो वो टैक्स ही नहीं देते, तो ये मुश्किल हो जाता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ज़्यादातर क्या होता है कि जो सामान बन रहा है वो भी सरकार की निगाहों में है, वो जो बिकने जा रहा है दुकानों पे तो भी कंप्यूटराइज्ड है सब चीज़ें, तो वहाँ पे टैक्स इकट्ठा करना सरकार के लिए आसान रहता है, इनडायरेक्ट टैक्स। अंतिम देनदारी की बात करते हैं। फाइनल लायबिलिटी किसकी है? कि अगर मैं व्यक्ति हूँ, मैं टैक्स दे रहा हूँ, तो मैं ही उसका उत्तरदायी हूँ कि मुझे टैक्स सरकार को जमा करना है, जो मेरे ऊपर टैक्स लग रहा है वो मुझे ही देना है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि जो बेनिफिट्स ले रहा है, जो सेवाएं ले रहा है, जो सामान को का उपभोग कर रहा है, जो कंज्यूम कर रहा है, उसे ही वो टैक्स चुकाना पड़ेगा। जो ग्राहक है उसको ही वो टैक्स चुकाना पड़ेगा। कर योग्य स्थिति की बात करते हैं। डायरेक्ट टैक्स जो इनकम टैक्स होता है हमारा, वो कब दिया जाता है? जब हमारी
आय जो है, जो इनकम है, वो एक लिमिट के ज़्यादा है, एक सीमा से ज़्यादा है, तो हमें इनकम टैक्स देना पड़ता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो है, अप्रत्यक्ष कर जो है, वो जो भी सामान खरीदेंगे बेचेंगे उस पर हमें टैक्स देना है। जो इतना सामान हम खरीदेंगे, जो सेवाएं हम लेंगे, उस पर हमारे टैक्स फिक्स रेट है, वो देना ही देना है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि ज़्यादा एक लिमिट के बाद जो आय होगी उस पर ही हमें टैक्स चुकाना है, कुछ आय जो है वो छूट जाती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि अब आप अंतर भी समझ गए होंगे। 11वां पॉइंट है, देखिए, टैक्स रेट का कैसे निर्धारण होगा। ये मैंने आपको बताया कि भाई जिस पे ज़्यादा टैक्स है वो ज़्यादा रेट का टैक्स दे रहा है, जिस पे कम आय हो रही है वो कम रेट का टैक्स दे रहा है। तो यहाँ पे स्लैब्स बने होते हैं कि पहले आपका टैक्स रेट, थोड़ी इनकम है तो 5% टैक्स आपसे लेंगे, जब इनकम थोड़ी और बढ़ जाएगी तो हम 15% आपसे 20% टैक्स ले लेंगे। मान लो 10 लाख से ऊपर तनख्वाह हो गई आपकी, वेतन हो गया, लाभ हो गया, तो हम आपसे फिर 30% के हिसाब से टैक्स ले लेंगे। तो स्लैब्स बने होते हैं उसमें। लेकिन इनडायरेक्ट में ऐसा कुछ नहीं है, वो तो फिक्स रेट है कि भाई 10% टैक्स लेना है तो 10 रुपये की चीज़ खरीदी और उस पर 10% हो गया 1 रुपया, तो 10 रुपये पे 1 रुपया टैक्स लेना ही लेना है, तो 11 रुपये का सामान बेच दिया जाएगा। 12वां पॉइंट है, देखिए हमारा डिक्लेरेशन ऑफ इनकम की बात करते हैं, आय की घोषणा। अब यहाँ पे टैक्स देखिए कैसे निकलता है। हमें पता है कि हमारी कितनी आय हो रही है, वो हम अपने रिटर्न भरेंगे, गणना करेंगे और सरकार को इनकम टैक्स का फॉर्म भरकर दे देंगे कि भाई हमारी इतना आय हुई है, इतनी इनकम हुई है और उस पर हमारा इतना टैक्स बन रहा है। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि जब हम सामान खरीदते हैं तो हमने सरकार को टैक्स दे दिया, दुकान वाले को टैक्स दे दिया, तो हमें कोई फॉर्म वगैरह भरने की ज़रूरत नहीं है इसमें। भाई अगर मैं टैक्स दे रहा हूँ, मैंने सामान खरीदा, दुकान पे गया, सामान खरीदा, तो मैंने टैक्स सरकार को दे दिया, एक तरीके से दुकान वाले को दे दिया, दुकान वाला जमा कर देगा, तो इसमें मुझे कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में हमें फॉर्म भरना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हमारी कितनी इनकम हुई है, कितनी आय हुई है और उस पर इतना टैक्स बन रहा है, वो हम सरकार को जमा कर रहे हैं। अगला पॉइंट है कर का प्रभाव। यहाँ पर देखेंगे आप कि प्रभाव बहुत ज़्यादा लगता है डायरेक्ट टैक्स में कि भाई मेरा इतनी आय हुई, मेरा इतना वेतन मिला और उसमें मुझे इतना टैक्स देना पड़ गया, अलग से मैंने टैक्स जमा कर दिया, तो प्रभाव मुझे ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा बोझ महसूस होगा, टैक्स का बर्डन लगेगा, भी मुझे बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ गया। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि टैक्स हमें दिखता नहीं है। पेन लेने गए, 10 रुपये का पेन दिया, 10 रुपये का पेन लेकर आ गए। कितने लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि 10 रुपये में हमने टैक्स भी दे दिया और कितने प्रतिशत टैक्स दे दिया, ये भी नहीं पता होगा हमें कि हमने 10% टैक्स दे दिया कि 20% दे दिया। 10 रुपये का पेन खरीदा तो हमें पता ही नहीं उसमें 1 रुपये का टैक्स है कि 2 रुपये का टैक्स है, तो फिर हमें ऐसा बोझ नहीं लगेगा, है नहीं, क्योंकि वो तो कीमत में जुड़ गया, तो वो हमें दिखता नहीं है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स इनकम पे अपना हम इनकम टैक्स दे रहे हैं तो हमें दिखेगा कि अपनी इतना वेतन मिला हमें और हमें इतना टैक्स देना पड़ गया, तो वो बोझ लगता है। तो आप अंतर समझ गए होंगे। अब एक समरी देख लेते हैं, आखिरी स्लाइड है हमारी ये, समरी देख लीजिए दोनों की, डायरेक्ट टैक्स की और इनडायरेक्ट टैक्स की। डायरेक्ट टैक्स की देख लेते हैं, तो ये लोगों पर, संस्थाओं पे, व्यक्तियों पे, संस्थाओं पे लगाया जाता है, उसकी आय पर, उसकी संपत्ति पर लगाया जाता है और ये प्रगतिशील माना जाता है, ये भी मैंने बता दिया। इसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते कि जिस मेरे ऊपर टैक्स पड़ रहा है, मेरा वेतन पे मेरा टैक्स जा रहा है, तो मैं किसी दूसरे से तो ले नहीं सकता पैसे, मुझे ही देना है। और क्या एग्जाम्पल है, उदाहरण क्या है, आयकर है, कॉर्पोरेट टैक्स है, वेल्थ टैक्स है। जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं ये मैंने आपको बताया, ये वस्तुओं पर और सेवाओं पे लगता है और किस पे डिपेंड करता है, इनके मूल्य पे। ज़्यादा बड़ा सामान होगा, महंगा सामान होगा तो उस पर टैक्स ज़्यादा होगा। मान लो 10% ही टैक्स है, तो अगर 100 रुपये का सामान है तो भी 10 रुपये लगेंगे, 1000 रुपये या लाख रुपए का है तो भी 10% लगेगा, तो उसका रेट, अमाउंट बढ़ जाएगा लेकिन रेट वही रहेगा। और ये प्रतिगामी माना जाता है, रिग्रेसिव नेचर का है, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। ट्रांसफरेबल है कि जो टैक्स दे रहा है, हम पे जो भी टैक्स लग रहा है, असली में ट्रांसफ़र होकर वो किसके पास आ जाएगा, ग्राहक के पास, कि जो सामान खरीदेगा वो टैक्स उसको ही चुकाना है। और एग्जाम्पल क्या है, जैसे पहले वैट होता था, आजकल जीएसटी चल रहा है, कस्टम टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है,
ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का कंसेप्ट समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया हो तो दोबारा आप वीडियो को देखिए। फिर भी कोई समस्या आए आप कमेंट बॉक्स में अपने यूट्यूब चैनल में आप नीचे लिख दीजिएगा, तो मैं उसका उत्तर दे दूंगा। तो आप इसको बार बार समझें, बुक्स पढ़ें, ये वीडियो देखें, तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।